हेलो एवरीवन, यदि आप भी 10वीं कक्षा के स्टूडेंट हैं और आप भी 15 फरवरी 2024 को हिंदी का एग्ज़ाम पेपर देने जा रहे हैं तो आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में हम आप सभी को बताने जा रहे हैं 10वीं कक्षा की हिंदी का ऐसा इम्पोर्टेंट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके 15 फरवरी 2024 को होने वाले हिंदी के एग्ज़ाम पेपर के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यदि आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लिए तो विश्वास कीजिए 15 नंबर का 100% आप सभी को इसी वीडियो में बताए गए क्वेश्चन से आ ही जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। तो आसान शब्दों में बता दीजिएगा कि जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में तर्क देते हैं कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। चूँकि जाति प्रथा श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसीलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। ये जो क्वेश्चन लिया गया है आपके हिंदी के पाठ्य पुस्तक जो पहला है, पहला चैप्टर जिसका नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, इसके लेखक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं और इसमें जातिवाद के बारे में वो बताते हैं कि आखिर कोई भी ऐसा लड़का जिनका जन्म कुम्हार प्रवृत्ति में हुआ है तो क्या उसका यही राइट बनता है कि केवल मिट्टी का काम करे? क्या वो पढ़ लिखकर कुछ बड़ा इंसान या कुछ अलग का कार्य नहीं कर सकता है? इसी का विरोध करते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी श्रम विभाजन और जाति प्रथा नामक एक बहुत ही सुप्रसिद्ध निबंध की रचना करते हैं। उसके बाद में कहता है संधि की परिभाषा लिखिए। आसान शब्दों में बता दीजिएगा कि जब दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे रमा जोड़ ईश बराबर रमेश होता है, वहीं पे महा जोड़ ईश बराबर महेश, महा जोड़ ऋषि बराबर महर्षि होता है। यहाँ पे एक चीज़ को ध्यान में रख के बनाइएगा कि दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से जब विकार उत्पन्न होता है दोस्तों तो उसे हम लोग संधि करते हैं। वर्ण के बदले में यदि पद दे दिया जाए कि दो या दो से अधिक पदों के मेल से बने पद को क्या कहते हैं तो उसे हम लोग समास कहते हैं। अगला सवाल कहता है कि मनुष्य की छाया कहाँ और क्यों पड़ी हुई है। तो देखिए, मनुष्य की छाया झुलसे हुए पत्थर और उजड़ी हुई सड़कों की गज अर्थात फर्श पर पड़ी हुई है। जहां मानव की नियति अकाल काल कल्वित अर्थात मरना होना लिखा हुआ है। अब अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4 काफ़ी ही ज़्यादा आपके एग्जाम पेपर में ट्रेंड करता है। कहता है कि लखनऊ और रामपुर से बिरजू महाराज का क्या संबंध है। देखिए, लखनऊ में सबसे पहले बिरजू महाराज तथा रामपुर से उन तीनों बहनों का जन्म हुआ था। बिरजू महाराज का जो 3 बहनें थीं उन तीनों बहनों का जन्म रामपुर में हुआ है। बच्चों में जब बिरजू महाराज जब उनका बचपना चल रहा था तो बच्चे में बिरजू महाराज रामपुर वहाँ के नवाब के आमंत्रण पर अपने पिता के साथ नाचने जाया करते थे। अगला सवाल कहता है पहली बार दिखे हुए बहादुर का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। आसान शब्द बता दीजिएगा कि बहादुर कहानी का प्रमुख नायक है। उम्र 13-14, ठीकना कद, गोरी शरीर और चपटे मुंह वाला बहादुर अपनी माँ की उपेक्षा तथा प्रताड़ना का शिकार होते रहता है। यहीं से आपके एग्जाम पेपर में ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे गए थे कि बहादुर का उम्र कितना था, तो याद रखिएगा 13-14 वर्ष का था। उनका रंग कैसा था, तो गोरा था। मुंह कैसा था दोस्तों, तो चपटा था। बहादुर अपनी प्रत्येक दिन माँ की प्रताड़ना का शिकार होते रहता है। नेपाल से भागकर नौकरी करता है और अपने काम में चुस्त दुरुस्त रहता है और काफ़ी ही ज़्यादा फुर्तीला रहता है। मार खाकर भी दुखी तो हो जाता है किंतु फिर भी उसे भूल भुलाकर फिर से काम में लग जाता है। उसमें मानवीय भावनाएं हैं। मालकिन निर्मला का सेहत का ध्यान भी रखता है, उन्हें कम काम करने के लिए कहता है और वह अपने आप को खुश भी रखता है। और रात को जब सोने जाता है तो सोने से पहले धीरे धीरे गुनगुनाने लगता है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि वह स्वाभिमानी और ईमानदार लड़का है। जब उस पर चोरी का आरोप लगता है न जी, तो वह सहन नहीं कर पाता है और अंततः एक ऐसा दिन आता है जब वह काम को छोड़कर लेखक के घर त्याग कर वो चला जाता है। अगला सवाल कहता है कि बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया था। दोस्तों, बहू बुद्धिमती थी, यानी जो बहू थी सास की जो पतो वो बहुत ही ज़्यादा बुद्धि वाली थी। जब बहू को रगप्पा के द्वारा ज्ञात हुआ कि उसकी सास ने रगप्पा को कर्ज देने से स्वीकृति प्रदान की है, तब उसने बेटे को ढाल बनाकर पैसे लेने का तरकीब सोचने लगी। वह जानती थी कि उसके पास सास अपने पोते को बहुत प्यार करती है, अतः उसने अपने बेटे को दादी के पास रहने के लिए भेज दिया। बच्चा जब दादी के साथ जाने के लिए मचल रहा था तो बेटा बहू ने उसे समझाया और अपनी गलती भी मान ली।
उसे स्वीकार भी कर लिया और पोता ही समझौता का जरिया बन गया, जो बहू की बनी बनाई योजना थी। अब अगला सवाल काफ़ी ही ज़्यादा लाजवाब है। कहता है कि कवि भारत माता को गीता प्रकाशनी मान कर भी ज्ञान मूढ़ क्यों कहता है। ये कौन से कवि कहते हैं? तो भारत माता चैप्टर के सुप्रसिद्ध रचनाकार, जिनका नाम है प्रकृति के सुकुमार कवि अर्थात सुमित्रा नंदन पंत। तो कवि भारत माता अर्थात देशवासियों को ज्ञान मूढ़ इसलिए कहता है क्योंकि अर्जुन की अज्ञानता को नष्ट करने के लिए श्री कृष्ण को गीता का उपदेश देना पड़ा था। आप सभी को मालूम होगा कि वो उपदेश कुछ इस प्रकार के से था कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां संभवामि युगे युगे। स्वयं श्री कृष्ण को उपदेश देना पड़ा और वे कहते हैं कि अज्ञानता के कारण ही व्यक्ति स्वार्थी अथवा मोक्षग्रस्त हो जाता है, जो उसे विनाश की ओर ले जाता है। अतः कवि के कहने का मतलब यह है कि गीता के मर्म को जानते हुए भी देशवासी अपने पर हो रहे जुल्म का विरोध नहीं करते हैं। इसलिए कवि भारत माता को ज्ञानमूढ़ अर्थात मूर्ख कहा है। उसके बाद में कहता है कि संज्ञा किसे कहते हैं, इसके भेद बताइए। दोस्तों आसान शब्द में बता दीजिएगा कि दुनिया के हर एक चीज़ों को संज्ञा कहते हैं, चाहे जिसे देखा जाए, छुआ जाए या महसूस किया जाए। जैसे राम, कलम, पटना इत्यादि ये सभी के सभी संज्ञा होते हैं। संज्ञा के दोस्तों मुख्य रूप से 5 भेद होते हैं। पहला होते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। जब भी किसी संज्ञा से व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवरों के केवल एक जाति होने का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक कहते हैं। जातिवाचक में क्या होता है, पूरे जाति भर का बोध होता है। द्रव्यवाचक में क्या होता है कि जिस संज्ञा को मापा तोला जाए किंतु गिनती ना की जाए उसे द्रव्यवाचक अर्थात लिक्विड नाउन कहते हैं। समूहवाचक संज्ञा क्या कहते हैं, तो वैसे संज्ञा जो पूरे एक समूह में हो, झुंड में हो, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। बाद में बात आता है भाववाचक संज्ञा की। तो भाववाचक संज्ञा क्या होता है कि जिसे ना हम छू सकते हैं ना देख सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं, तो ऐसे संज्ञा को हम लोग भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बचपन हो गया, बुढ़ापा हो गया, मिठाई हो गया, लड़ाई हो गया, सर्दी गर्मी, ये सब के सब कौन संज्ञा होती है, तो भाववाचक संज्ञा होती है। अगला सवाल कहता है मछली और दीदी में क्या समानता दिखाई पड़ी। देखिए मछली और दीदी में कई प्रकार की समानताएं देखने को मिलती है। मछली जल में रहती है और दीदी घर में रहती है। मछली झोले में तड़पती है और दीदी घर में छटपटाती रहती है। दोस्तों मछली पानी से निकलकर मर जाती है और दीदी घर में ही पिता की पिटाई से घुटन महसूस करती है। ना मछली अपनी व्यथा प्रकट कर पाती है और ना अपनी दीदी व्यथा प्रकट कर पाती है। अगला सवाल कहता है कि गांधी जी बढ़िया शिक्षा किसे कहते हैं। ये क्वेश्चन तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, 100% आपके एग्जाम पेपर में देखने को मिलेगा। देखिए गांधी जी के अनुसार अहिंसक प्रतिरोध सबसे उदात्त और बढ़िया शिक्षा है। वे बच्चों को अक्षर ज्ञान मिलने से पहले सत्य, प्रेम और आत्मा का शक्तियों का ज्ञान होना आवश्यक मानते हैं। प्रेम से घृणा को, सत्य से असत्य को और कष्ट से सहन से हिंसा को जितना शिक्षा का अच्छा अंग मानते हैं। अगला सवाल कहता है कि सीता अपने ही घर में घुटन क्यों महसूस करती है। देखिए सीता 3 बेटों की एक बूढ़ी विधवा माँ है। सीता के पति का मृत्यु हो जाता है और उनके 3 बेटा रहता है। उन तीनों बेटों का एक इकलौती बूढ़ी विधवा माँ है। उनके तीनों बेटे ने माँ के खाना को लेकर आपस में झगड़ा करते रहते हैं। उनकी बहू भी आपस में झगड़ती रहती है, इसीलिए वह अपने ही घर में घुटन महसूस करके जीवन व्यतीत करती है सीता। अगला सवाल है नाखून बढ़ने का प्रश्न लेखक के सामने कैसे उपस्थित होता है। देखिए नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक के आगे उनकी लड़की के माध्यम से उपस्थित होता है। ऐसा प्रश्न लेखक को सोचने पर विवश कर देता है कि सचमुच नाखून बार बार काटने पर भी इस प्रकार क्यों बढ़ा करते हैं। अगला सवाल क्या करता है कि बहादुर ने लेखक का घर क्यों छोड़ दिया था। बहुत लाजवाब क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि दिन रात लेखक के पुत्र द्वारा पिटाई, मालकिन का झिड़कना एवं थप्पड़ लगाना, अंततः चोरी के झूठे आरोप के कारण बहादुर ने लेखक का घर छोड़ देता है। अब यहाँ पे आया एक क्वेश्चन कि निम्नलिखित का भावार्थ लिखे। ऐसे साल आपके मैट्रिक एग्जाम पेपर में 5 नंबर के पूछ लिए जाते हैं। दिया है कि भारत माता ग्रामवासिनी, खेतों में फैला है श्यामल, धूल भरा मैला सांचल, गंगा जमुना की आंसू जल, प्रतिमा उदासनी, भारत माता ग्रामवासिनी। जब भी किसी भी पाठ्य पुस्तक में यदि कविता से दिया गया हो भावार्थ लिखने के लिए, तो सबसे बढ़िया इसका आसान तरीका होता है कि प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के भारत माता पाठ के सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा रचित कविता भारत माता से लिया गया है। ये कविता की शुरुआती पंक्ति है। गांव में रहने वाली भारत माता
आज धूल धूर्षित सस्य श्यामल बनकर उदासीन बन गई है। उनका आंचल आजकल मैला हो गया है, गंगा जमुना के निर्मल जल भी प्रदूषित हो गए हैं। उनकी मिट्टी में पहले जैसा प्रतिभा और यश नहीं रहा, वह अपने दीन दशा पर उदास एवं मलिन है। अगला सवाल है, साहित्य सापेक्ष रूप से स्वाधीन क्यों होता है? देखिए, लेखक डॉक्टर रामविलास शर्मा ने अपने निबंध में बताया कि साहित्य सापेक्ष रूप से स्वाधीन होता है। इसके लिए उन्होंने एक तरफ जहां यह बताया कि साहित्य पर समय और समाज का प्रभाव पड़ता है, तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने यह भी दिखाया कि समाज परिस्थितियां होने पर भी साहित्य रचना सर्वदा और सर्वत्र प्रायः समान नहीं होती है। इसीलिए उन्होंने अमेरिका और एथेंस का सबसे बड़ा सटीक एवं आसान सा उदाहरण प्रस्तुत भी किया है। तो इस प्रकार से आज की इस वीडियो में हम लोगों ने देखा 10वीं कक्षा के हिंदी का 1 से लेकर 15 तक का ऐसा इम्पोर्टेंट VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके 10वीं कक्षा के हिंदी के एग्ज़ाम पेपर जो 15 फरवरी 2024 को हो रहे हैं, इस एग्ज़ाम पेपर के लिए काफ़ी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। आशा करते हैं कि आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया हो। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो हमारे इस यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए VVI क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।